हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्ट क्लासेस। स्वागत है आपके चैनल पे। और आज हम तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री हमने शुरू किया है। उसमें हम लेसन 2 जो है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में है, उसको हम पढ़ेंगे। इसमें 1786 से 1793 इनका टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था इंडिया में 1786 से 1793 तक का। तो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जिनको हम हर बार देखते हैं, उनको थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें जो है हमें देखना है कि तीसरा जो मैसूर वॉर हुआ था, ठीक है, तीसरा मैसूर वॉर जो हुआ हैदर अली, वो टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के टाइम में, उसको जो है इसमें हम देखेंगे। उसमें एफर्ट देखेंगे किस तरीके से जो है कि ब्रिटिशर्स हारे या ब्रिटिशर्स जीते, और किस तरीके से जो है श्रीरंगपट्टनम में जो है टीपू सुल्तान जो है बाद में हारते हैं, और भी आगे की चीज़ें। और फिर इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हम देखेंगे, यानी जो प्रशासनिक सुधार किए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जिनके लिए उन्हें प्रेज भी किया जाता है इंडिया में। जुडिशियल रिफॉर्म्स भी हम लोग पढ़ेंगे। जुडिशियल रिफॉर्म्स हमने पहले पढ़ लिए थे कि वॉरेन हेस्टिंग ने किस तरीके से जुडिशियल रिफॉर्म्स किए हैं इंडियन पर्सपेक्टिव में। लेकिन जो बड़े स्तर पे जो आज भी देखने को हमें मिलते हैं, उस टाइप के जो चेंजेस किए वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किए हैं। पुलिस और उनके जो काम है उनको देखेंगे, अचीवमेंट्स ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो पर्टिकुलरली ये जो चैप्टर है या ये लेसन है, ये डेडिकेटेड है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है कि हमें दो पर्सपेक्टिव देखने को मिल जाते हैं। एक तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काम देखने को मिल जाएंगे, इंडिया का उस टाइम का सिनेरियो समझ में आ जाएगा, और बाकी चीज़ें भी जो हैं उसके साथ जो है हम जोड़ के समझ लेंगे उसको। तो जो पहला हमारा सेंटेंस से शुरू होगा वो ये है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज अ वैरियर स्टेट्समैन। यहाँ पे जो है दो शब्द हमको देखने को मिल रहे हैं, एक है वैरियर और एक स्टेटमैन। यानी कि इन्होंने फील्ड पे भी काम किया है, जब युद्ध वगैरह होता है तो वहाँ पर भी इन्होंने एज अ कमांडर चीफ या हेड के तौर पे इन्होंने लीड किया। स्टेटमैन डिप्लोमेसी में भी इनका काफ़ी बड़ा नाम था। सक्सीडेड वॉरेन हेस्टिंग्स एज अ गवर्नर जनरल इन 1786। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो बहुत ही फेमस जो राजघराना था, काफ़ी अमीर घर से वो संबंध रखते थे, जिनके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी बहुत ही ज़बरदस्त थे। ही वॉज ऑल्सो ए क्लोज फ्रेंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर पिट ऑफ डुंडास। डुंडास के जो प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम पिट था, उनसे इनका काफ़ी अच्छे जो है दोस्ती थी। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, दो बोर्ड्स के बारे में आपको बताया था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स के जो सदस्य थे उनसे जो है इनका बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे। ही डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ एज अ रिमार्केबल सोल्जर इन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जब अमेरिका में आज़ादी को लेकर वहाँ पे जब जंग हुई थी, तो वहाँ पर जो है इन्होंने जो है रिमार्केबल सोल्जर के तौर पे इनकी पहचान बनी थी। ये इंग्लैंड की तरफ से थे वहाँ पर। ऑल्दो ही सरेंडर्ड एट यॉर्कटाउन इन 1781 बिफोर द अमेरिकन ट्रूप्स, हिज रेपुटेशन वॉज नॉट स्पॉइल्ड। बाद में क्या हुआ कि 1781 में जो है यॉर्कटाउन में जो है उन्हें सरेंडर भी करना पड़ा था। अमेरिका की जब रेवोल्यूशन हुई थी, अमेरिका में जब क्रांति हुई थी, लेकिन तब भी उनका जो रेपुटेशन था वो स्पॉइल नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को होने से उन्होंने रोक लिया था। ही स्टिल एंजॉयड द कॉन्फिडेंस ऑफ द अथॉरिटीज एट द होम। और उन्हें जो है तब भी बहुत सारी जो है अथॉरिटी प्रोवाइड कराई गई थी। आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम अमेरिका ही वॉज ऑफर्ड द गवर्नर जनरलशिप इन इंडिया। जब वो अमेरिका से जब वापस लौटे तो उन्हें जो है गवर्नर जनरलशिप जो है इंडिया की उन्हें सौंपी गई। कॉर्नवालिस वॉज प्रॉम्प्टेड बाय स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी एंड एंजॉयड दिस रिस्पेक्ट एज वेल एज द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज फेलो कंपेनियन। तो जो सबसे ज़्यादा जो कंसिडरिंग चीज़ थी कॉर्नवालिस के बारे में, वो ये थी कि इन्हें जो है पब्लिक जो ड्यूटी होती है उसमें जो है ये नई नई चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करते थे, जिससे क्या होता था कि जो कंट्री मैन होते थे, वहाँ के जो मूल लोग होते थे, वो इनके तुरंत कॉन्फिडेंस में आ जाते थे। उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता था कि ये जो है हमारी भलाई चाहते हैं। द पार्लियामेंट वॉज प्रिपेयर टू गिव हिम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीगल पावर्स टू कैरी। और जो सांसद थी उस टाइम, उसने जो है काफ़ी शक्तियां भी प्रदान की, ताकि जो भी बड़े फैसले लेने, चाहे लॉर्ड कॉर्नवालिस, चाहे वो पब्लिक अफेयर्स में हो या प्राइवेट अफेयर्स में हो, वो ले सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को या कंट्री साइड के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जा।
और इन्हीं पावर्स के चलते जो है बंगाल में इन्हें जो है रेडिकल रिफॉर्म्स करने का मौका मिला। इन्होंने बहुत बड़े बड़े जो है बदलाव वगैरह किए। इट अमेंडेड पिट्स इंडिया एक्ट इन 1786। 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट है, जो मैंने लास्ट वीडियो में जो है जिसके बारे में अच्छे से डिटेल में जो है डिस्कशन किया था, उसमें इन्होंने 1786 में ही और अमेंड कर दिया। ओवररूल द डिसीजन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ हिज काउंसिल, जो मेजॉरिटी का जो मामला था काउंसिल के अंदर, समिति के अंदर, उसको इन्होंने क्या कर दिया, ओवररूल कर दिया। द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉर्नवालिस वॉज सिग्निफिकेंट इन वन रिस्पेक्ट। जो इनकी नियुक्ति थी लॉर्ड कॉर्नवालिस की, वो एक मामले में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सम्मानित थे। ए न्यू ट्रेडिशन ऑफ चूजिंग ए पर्सन फ्रॉम एन अरिस्टोक्रेटिक फैमिली फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल वाज इनिशिएटेड। और पहली बार जो है एक नए तरीके का चलन शुरू किया गया है, जिसमें क्या होता है कि अरिस्टोक्रेटिक यानी कि जो बड़े घराने के लोगों को एज अ लॉर्ड या गवर्नर जनरल के तौर पे नियुक्ति करने की पहल की गई, इनिशिएशन किया गया। It was his good fortune that he had an excellent team of subordinates comprising John Shore, James Grant and Sir William Jones। और ये उनकी बहुत अच्छी किस्मत थी, या उनका जो है उनके लक कह सकते हैं, जिसके वजह से उन्हें जो सबॉर्डिनेट्स मिले, जो उनके सहायक कंपेनियंस मिले थे, उनमें जॉन शोर जैसे जो है ग्रेट योद्धा टाइप के लोग जो मिले थे, जेम्स ग्रांट और सर विलियम जोन्स भी मिले थे, जिन्होंने क्या किया कि उनके काम में काफ़ी मदद की। ऑल्दो कॉर्नवालिस commenced his work under beneficial circumstances, he had to carry out his policy with cautions। तब भी जो है कॉर्नवालिस जो है काफ़ी फूक के कदम रखते थे अपने इस मसले में। अब टीपू सुल्तान और थर्ड मैसूर वॉर जो है उसको हम लोग इसमें देखेंगे। तो टीपू सुल्तान एंड द थर्ड मैसूर वॉर, जो तृतीय युद्ध हुआ मैसूर का, टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। इससे पहले क्या था कि पहले और दूसरे जो युद्ध में जो था उस टाइम कौन थे शासक मैसूर के, वो थे हैदर अली। तो 1790 से 1792 के बीच में ये शुरू होता है। द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ठीक है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होता है सेकंड मैसूर युद्ध में। एग्जिबिटेड द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ मैसूर, वो क्या करती है कि एग्जिबिट कर देती है मैसूर की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ होती है। एक्सपोज इंग्लिश वीकनेस एंड इंक्रीज टीपू सुल्तान स्ट्रेंथ, और लोगों के सामने जो है एक नया शक्तिशाली शासक उभर के आता है, वो टीपू सुल्तान होता है, जिसके सामने अंग्रेज कमजोर रहते हैं। लाइक हिज फादर ही वांटेड टू एलिमिनेट द इंग्लिश फ्रॉम इंडिया, अपने पिता की तरह ही इनका भी एक सपना था, ये चाहते थे कि भारत से अंग्रेज चले जाएं, वो एलिमिनेट करना चाहते थे, साफ करना चाहते थे। हिज अदर डिजाइन्स वेयर टू wreak vengeance on the Nizam and on the Marathas they had betrayed his father during the hour of need। और उन्होंने जो है मराठा और जो निज़ाम थे उनको भी टारगेट किया, क्योंकि अगर उन्होंने सहायता की होती तो शायद जो द्वितीय जो मैसूर युद्ध में जो ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी वो ना होती और आगे अंग्रेज इतने शक्तिशाली नहीं हो पाते। चीफ कॉजेस फॉर थर्ड मैसूर वॉर, तीसरे मैसूर युद्ध की जो वजहें रही हैं, जो कारण था, उनको हम लोग देख लेते हैं। टीपू सुल्तान स्ट्रेंथ हिज पोजीशन बाय अंडरटेकिंग वेरियस इंटरनल रिफॉर्म्स। तो क्या होता है कि आंतरिक बहुत सारे सुधार करते हैं, जिसके चलते क्या होता है टीपू सुल्तान की जो पोजीशन होती है वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है, ताकत बढ़ जाती है। दिस क्रिएटेड वरीज टू ब्रिटिश द निजाम एंड हैदराबाद एंड द मराठाज। तो जो तीनों ट्रायंगल थे, ब्रिटिशर्स और निजाम और मराठा लोगों का, इन लोगों को क्या होता है, टेंशन हो जाती है, हेडेक हो जाता है कि ये इतना पावरफुल कैसे होता है। मोर एवर टीपू मेड अटेम्प्ट टू सीक द हेल्प ऑफ फ्रांस एंड टर्की बाय सेंडिंग इनवॉइस टू दीज कंट्रीज। और जो टीपू सुल्तान के बारे में जो सबसे क्रिएटिव चीज़ रही है वो ये कि विदेशी देश यानी कि फॉरेनर अलाइज उन्होंने तैयार किए हैं, जिसमें उन्होंने फ्रांस यानी कि नेपोलियन उस टाइम उनके कंटेम्प्रेरी शासक रहे हैं, फ्रांस और टर्की से उन्होंने मदद मांगी और उन्होंने अपने इनवॉइस भी वहां पर भेजे। ही ऑल्सो एक्सपेंडेड हिज टेरिटरीज एट द कोस्ट ऑफ हिज नेबर्स, पर्टिकुलरली बाय द राजा ऑफ त्रावणकोर हु वाज अलाई ऑफ ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने क्या किया, टीपू सुल्तान ने क्या किया कि जो उनका तटीय जो पड़ोसी राज्य था उसमें उन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया, जो कि राजा त्रावणकोर थे, और वो क्या थे, वो एलाई थे किसके, अंग्रेजों के। इन 1789 में द ब्रिटिश कंक्लूडेड ए ट्राइपार्टाइल अलायंस विद द निजाम एंड द मराठा अगेंस्ट टीपू। और फिर वही चीज हुई, तीसरा मैसूर युद्ध का माहौल तैयार हो गया और इसमें क्या हुआ कि त्रिकोणीय एक तरीके का संगठन तैयार किया गया। निजाम, मराठा और ब्रिटिश एक तरफ थे और टीपू सुल्तान एक तरफ।
और फिर युद्ध शुरू होता है। तृतीय मैसूर युद्ध शुरू होता है कब? मई 1790 में, बिटवीन द इंग्लिश एंड टीपू, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में। इट वॉज फॉट इन 3 phases, और ये 3 अलग अलग चरणों में ये लड़ा जाता है। द फर्स्ट फेज commenced when Meadows, the governor of Madras, initially directed the campaign to invade Mysore, but Tipu's rapid movement halted the progress of English troops and inflicted heavy losses on them। और पहला जो चरण होता है वो फेवर में किसके जाता है? वो टीपू सुल्तान के फेवर में जाता है। और मद्रास के गवर्नर के साथ जो उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है या तो उसमें क्या होता है कि ये लोग एक तरीके से भारी पड़ जाते हैं अंग्रेजों के ऊपर। फिर इन द मेन टाइम कॉर्नवालिस हिमसेल्फ अज्यूम्ड कमांड इन दिसंबर 1790। और फिर क्या होता है, जब कॉर्नवालिस देखता है कि इस तरीके की चीजें हो रही तो 1790 में क्या करता है, युद्ध का कमांड वो अपने हाथ में ले लेता है। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ सेकेंड फेज ऑफ द वार, और यही जो है दूसरा चरण कहलाता है युद्ध का। मार्चिंग फ्रॉम वेल्लोर, और वेल्लोर से जो है वो कूच करता है। ही कैप्चर्ड बैंगलोर इन मार्च 1791, और 1791 में क्या करता है कि वो बैंगलोर को कब्जा कर लेता है। बट टीपूज ब्रिलियंट स्ट्रेटजी प्रोलॉन्ग्ड द वार एंड कॉर्नवालिस वाज फोर्स्ड टू रिट्रीट टू मैंगलोर। लेकिन क्या होता है कि टीपू सुल्तान इतने जबरदस्त स्ट्रेटजी बनाते हैं, सामरिक रणनीतियां बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉर्नवालिस को क्या होता है, रिट्रीट करना पड़ता है, पीछे हटना पड़ता है मैंगलोर में कुछ प्रोविजन के चलते, लैक ऑफ प्रोविजंस के चलते। द थर्ड फेज ऑफ द वॉर बिगन व्हेन टाइमली एड फ्रॉम द मराठास विद प्लेंटी ऑफ प्रोविजनस हेल्प हिम टू रिज्यूम हिज कैंपेन एंड मार्च अगेंस्ट श्रीरंगपट्टनम अगेन। फिर क्या होता है, थर्ड फेज शुरू होता है जिसमें मराठा और निजाम वगैरह जो है हेल्प शुरू करते हैं और ये लोग कैंपेन और मार्च अगेंस्ट शुरू कर देते हैं श्रीरंगपट्टनम के खिलाफ। दिस टाइम टीपू वॉज एट डिसएडवांटेज, और इस बार क्या होता है, टीपू के साथ जो है उसकी किस्मत नहीं देती है। तृतीय फेज में या तृतीय चरण में स्विफ्टली द इंग्लिश फोर्स ऑक्यूपाइड द हिल फोर्ट्स नियर श्रीरंगपट्टनम एंड सीज्ड इन February 1792। और क्या करते हैं कि वो जो श्रीरंगपट्टनम में जो उनका किला रहता है उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। फरवरी 1792 में टीपू सुल्तान कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम विद द ब्रिटिश। द टर्म ऑफ द ट्रीटी वेयर एज फॉलोज, और इसी के चलते ट्रीटी ऑफ जो श्रीरंगपट्टनम है, जो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है वो साइन की जाती है टीपू सुल्तान के द्वारा, जिनके जो प्रोविजंस हैं उनको हम लोग देख लेते हैं उसमें क्या क्या था। The term of treaties were as follows: टीपू had to give up half his dominions, और जो उसके आधे जो क्षेत्र हैं टीपू सुल्तान को वो देने पड़े। He had to pay a war indemnity of 3 crores। पे अ वॉर इंडेमनिटी मतलब कि जो 3 करोड़ उस टाइम का जो इन्होंने, जिसे बोलते हैं युद्ध क्षतिपूर्ति जिसे कहा जाता है। वॉर इंडेमनिटी का मतलब यही होता है, यानी कि जो हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई करो। तो अंग्रेजों को उन्होंने जो है क्या किए, 3 करोड़ रुपये दिए। और सबसे बड़ी चीज जो हुई वो ये कि 2 जो उनके बच्चे थे उनको एज अ हॉस्टेज उनके पास रखना पड़ा था, ताकि वो एक तरीके का आश्वासन हो जाए कि आप दोबारा युद्ध नहीं लड़ेंगे, हमारे अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। बोथ साइड्स एग्री टू रिलीज द प्रिजनर्स ऑफ वॉर, और दोनों तरफ से जो है जो चीज साइन हुई है ये कि जो भी जिन्होंने एक दूसरे के सैनिक वगैरह पकड़े हुए हैं उनको छोड़ दे। द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम इज अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। ट्रीटी ऑफ जो श्रीरंगपट्टनम है वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखती है, खास करके दक्षिण भारत के इतिहास में। द ब्रिटिश सिक्योर्ड अ लार्ज टेरिटरी ऑन द मालाबार कोस्ट, और ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने क्या किया कि बहुत दिनों बाद जो है उन्हें मालाबार जो कोस्ट है, मालाबार जो तट है, उसका एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। इन एडिशन दे ऑब्टेन्ड द 12 महल डिस्ट्रिक्ट, और उन्होंने जो है 12 महल डिस्ट्रिक्ट को भी ऑब्टेन कर लिया डिंडीगुल में। आफ्टर दिस वॉर ऑल्दो द स्ट्रेंथ ऑफ मैसूर हैड बीन रिड्यूस, और इसी युद्ध के साथ साथ जो है जो मैसूर की जो ताकत थी वो कम हो गई। इट वॉज नॉट एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन वो खत्म नहीं हुई थी। टीपू हैड बीन डिफीटेड बट नॉट डिस्ट्रॉयड, और टीपू सुल्तान जो थे वो मतलब कि हारे थे, खत्म नहीं हुए थे। ये फाइनली जो है इस सेंटेंस का मतलब है। अब थर्ड मैसूर वार हमने पढ़ लिया, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम भी पढ़ लिया। अब हम लोग जो है कॉर्नवालिस के जो रिफॉर्म्स जो उन्होंने सुधार किए थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। द इंटरनल रिफॉर्म्स ऑफ कॉर्नवालिस कैन बी स्टडीड अंडर 3 मेन हेड, और इन 3 हेडिंग्स के अंदर जो है हम पूरा जो है रिफॉर्म्स जो है वो पढ़ लेंगे। पहला क्या था, प्रशासनिक जो सुधार किया उसको। रेवेन्यू रिफॉर्म्स ऑन परमानेंट सेटलमेंट, जो परमानेंट सेटलमेंट था, ठीक है, रेवेन्यू रिफॉर्म्स
जिससे जो है रेवेन्यू राजस्व जो सुधार हुए थे उसको पढ़ेंगे इसमें, और जुडिशियल एंड अदर, और न्यायिक व्यवस्था में जो उन्होंने सुधार किया था उसको यहाँ पर देखेंगे। तो पहला हम लोग देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में क्या है, द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ कॉर्नवालिस वाज द प्योरिफिकेशन ऑफ द सिविल सर्विस। तो जो सबसे बड़ा काम था कॉर्नवालिस का वो क्या था, सिविल सर्विस के जो एम्प्लॉय वगैरह थे उनकी सुधार करना और उनमें बहुत सारी क्या है चीज़ों को बढ़ावा देना उन्होंने किया। ही एम्ड एट इकोनॉमी, सिंप्लीफिकेशन एंड प्योरिटी। उन्होंने किस 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस किया, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को साधारण किया जाए, मतलब सिंपल किया जा सके, इकोनॉमी आर्थिकी को बढ़ावा दिया जा सके, प्योरिटी और शुद्धता रखा जा सके। ही फाउंड दैट द सर्वेंट ऑफ द कंपनी वेयर अंडरपेड। उन्हें ये पता चला कि जो ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं कंपनी के अंदर वो लोग क्या है, अंडरपेड है, यानी उन्हें कम पैसा मिलता है। अगर कम पैसा मिलता है तो करप्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट दे रिसीव्ड वेरी हाई कमीशंस ऑन रेवेन्यू। और उन्हें एक चीज़ ये भी देखने को मिली, उन्हें कमीशन बहुत ज़्यादा मिलता है रेवेन्यू में, बल्कि उन्हें सैलरी नहीं मिलती। इन एडिशन टू दैट दे कंडक्टेड फॉरबिडन एंड प्रॉफिटेबल प्राइवेट ट्रेड इन द नेम्स ऑफ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। और इसी के चलते क्या होता था कि जितने भी कर्मचारी थे वो लोग क्या करते थे, इलीगल ट्रेड है, फ्रेंड, अब फैमिली मेंबर्स, इनके नाम पे क्या करते थे, वो चोरी छुपे व्यापार वगैरह करते थे जिन्हें करप्शंस के तौर पे लिया जाता था। कॉर्नवालिस हु एम्ड एट क्लींजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। कॉर्नवालिस ने क्या किया, उन्हें एक चीज समझ में आई कि सबसे पहले जो है प्रशासन में सुधार करना पड़ेगा। अबॉलिश द विशियस सिस्टम ऑफ पेइंग स्मॉल सैलरीज एंड अलाउइंग इनॉर्मस परक्विजिट्स। और उन्होंने क्या किया कि ये जो विशियस सिस्टम था, यानी कि ये जो बहुत बुरा सिस्टम था पर्सनल ट्रेड करना, करप्शंस वगैरह करना, तो उसमें क्या किया कि उन्होंने सैलरीज को बढ़ा दी। ठीक है, सैलरी जब बढ़ा दी तो लोगों को क्या हुआ कि अब उन्हें ब्राइब वगैरह, रिश्वत वगैरह लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ही परसुएडेड द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी टू पे हैंडसम सैलरीज टू द कंपनी सर्वेंट इन ऑर्डर। और उन्होंने क्या किया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उन्होंने सीधा उनसे बात की और बोला कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा सैलरी दी जाए, ताकि जो ये करप्शंस की जो एक्टिविटी है ये उनमें इन्वॉल्व ही ना जाए, क्योंकि जब उनकी ज़रूरतें ही पूरी हो जाएंगी तो क्यों वो एक्स्ट्रा मटेरियल जो काम होते हैं उनको करने का प्रयास करेंगे। कॉर्नवालिस इनॉग्रेटेड द पॉलिसी ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट्स मेनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, देयर बाय लेइंग द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। और इंडियन सिविल सर्विस की उन्होंने जो है शुरुआत रखी, और उसमें जो सिलेक्शंस का जो आधार था, यानी कि नियुक्ति का जो तरीका था वो क्या था, वो मेरिट के आधार पे उन्होंने, गुणवत्ता के आधार पे या गुण के आधार पे उन्होंने जो है ऑफिशियल्स को रखना शुरू किया। टू कट डाउन ऑन एक्स्ट्रावेगेंस ही अबॉलिश नंबर ऑफ सरप्लस पोस्ट। उन्होंने सबसे पहले काम ये किया कि खर्चे को कम करने के लिए उन्होंने जो भी बेफजूल के जो पोस्ट वगैरह थे, पद वगैरह थे, उनको अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। Another major reform that Cornwallis introduced was the separation of the 3 branches of the service, namely commercial, judicial and revenue। और कॉर्नवालिस ने क्या किया कि जवाबदेही तय हो सके, इसके लिए उन्होंने जो 3 बेंचेस थी उनको एकदम अलग कर दिया। कमर्शियल यानी कि व्यापारिक, जुडिशियल मतलब न्यायिक, रेवेन्यू मतलब राजस्व। इन तीनों को जो है उसने अलग इस लिहाज से कर दिया, इससे क्या होगा कि जवाबदेही तय होगी। The collectors, the kingpins of the administrative system were deprived of their judicial powers and their work became merely the collections of revenue। जो कलेक्टर्स थे, किंगपिंस वगैरह थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, उनको क्या किया, सिर्फ जुडिशियल पावर दे दिया गया, और अब जो है उनको सिर्फ क्या काम दे दिया गया, कलेक्शंस ऑफ रेवेन्यू, और उन्हें सिर्फ खाली राजस्व इकट्ठा करने के लिए ही रख दिया गया। हमने प्रशासनिक सुधार पढ़ लिए हैं। अब जो हमारे जो सुधार हैं वो क्या है, वो न्यायिक है, जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं। इन द वर्क ऑफ जुडिशियल रीऑर्गेनाइजेशन, जब न्यायिक सुधारीकरण में जो काम हुआ, कॉर्नवालिस सिक्योर द सर्विस ऑफ सर विलियम जॉन्स की उन्होंने मदद ली। हु वाज अ जज, जो कि एक जज थे, एंड अ ग्रेट स्कॉलर, और वो महान जो है विद्वान भी थे, विधिवेत्ता भी थे। सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स वेर कम्प्लीटली रीऑर्गेनाइज्ड, और उन्होंने क्या किया, सिविल जो दीवानी थे और आपराधिक जो कोर्ट्स थे उनको क्या किया, कम्प्लीटली रीऑर्गेनाइज, और उन्हें फिर से सेट किया गया, फिर से ऑर्गेनाइज किया गया, संगठित किया गया। एट द टॉप ऑफ जुडिशियल सिस्टम के सबसे ऊपर जो है द हाईएस्ट सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स ऑफ अपील, तो जो हाईएस्ट जो सिविल दीवानी और आपराधिक जो न्यायालय थे अपील करने के, उसमें क्या थे, सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत वेयर फंक्शनिंग एट कलकत्ता, बोथ ऑफ देम वेर प्रिसाइडेड ओवर बाय द गवर्नर जनरल एंड हिज
हिज काउंसिल। और इसके ये इनके रिप्रेजेंटेटिव कौन होते थे, कौन इनको चलाता था, गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल चलाती थी, जो सदर दीवानी अदालत थी और सदर निजामत अदालत थी। दे वेयर 4 प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील एट कलकत्ता। और जो प्रोविंशियल कोर्ट थे 4, वो कहाँ थे अपील करने के, कलकत्ता में थे और दक्कन में थे, मुर्शिदाबाद और पटना में थे। ईच अंडर 3 यूरोपियन जजेस असिस्टेड बाय इंडियन एडवाइजर। और उसमें भी 3 यूरोपियन जज होते थे जो कि इंडियन एडवाइजर की मदद से काम करते थे। ये दूसरा इन्होंने काम किया था न्यायिक सुधार में। तीसरा क्या था, डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी कोर्ट्स फंक्शन ईच अंडर अ यूरोपियन जज। तो जो जिला या शहर जिसे बोल सकते हैं, शहर जो न्यायालय था उसमें क्या होता था, एक यूरोपियन जज के माध्यम से उसे चलाया जाता था। एवरी डिस्ट्रिक्ट वॉज प्रोवाइडेड विद अ कोड। अब प्रत्येक जिले में लगभग जहां पे भी ब्रिटिशर्स की एक्सेस थी वहां पर एक कोड जो है बनाया गया। एज ऑलरेडी स्टेटेड, कॉर्नवालिस हैड टेकन अवे फ्रॉम द कलेक्टर्स ऑफ देयर जुडिशियल पावर। जिसको हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से पहले ही पढ़ लिया है कि जो कलेक्टर्स की न्याय करने की जो शक्तियां थी उनको अब उनसे छीन लिया गया। तो उन्हें सिर्फ अभी खाली रेवेन्यू कलेक्शन करने का काम दिया गया था, यानी कि अब वो सिर्फ खाली राजस्व वसूलें, न्याय का काम जज लोग करेंगे। एंड मेड देम सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शंस ऑफ रेवेन्यू। एज अ रिजल्ट डिस्ट्रिक्ट जज वेयर अपॉइंटेड। और इसी के चलते पहली बार जो है जिला जो न्यायाधीश होते हैं, जिला जज होते हैं, उनकी नियुक्ति शुरू की गई। इंडियन जजेस और मुंसिफ वेयर अपॉइंटेड टू ऑल द कोर्ट्स एट द बॉटम ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। भारतीय जो जज होते थे जिन्हें मुंसिफ के नाम से जाना जाता था, उन्हें अपॉइंट किया गया था प्रत्येक कोर्ट में, लेकिन बॉटम में होते थे वो, मतलब कि नीचे होते थे जुडिशियल सिस्टम में, उन्हें डोमिनेट करने नहीं दिया जाता था। इन क्रिमिनल केसेस, जो क्रिमिनल केस होते थे, मुस्लिम लॉ वॉज इम्प्रूव्ड एंड फॉलोड। जो मुस्लिम लॉ है उसमें काफी बदलाव किया गया, उसे फॉलो भी किया गया। इन सिविल केसेस हिंदू एंड मुस्लिम लॉ वेयर फॉलोड अकॉर्डिंग टू रिलीजन्स ऑफ द लिटिगेंट्स। और जो सिविल केस होते थे, सिविल जो केस होते थे, दीवानी जो मामले होते थे, उसमें क्या किया जाता है, हिंदू मुस्लिम के जो उनके रिलीजन के हिसाब से जो भी फैसला होता था उसमें न्याय किया जाता था। इन सूट्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और जब हिंदू मुस्लिम के बीच का जो विवाद होता था तो द जज वॉज द डिसाइडिंग अथॉरिटी। और जज क्या होती थी, उसमें डिसाइडिंग अथॉरिटी होती थी, यानी कि आखिरी फैसला जज लेते थे। कॉर्नवालिस वॉज मर्सीफुल बाय द टेम्परामेंट। कॉर्नवालिस क्या था, मर्सीफुल था, काफी दयालु व्यक्ति था। ही हेटेड बार्बरस पनिशमेंट। उसे जो है जो भयावह जो सजाएं होती हैं, जैसे कि एन आई फॉर आई, यानी कि आंख के बदले आंख, या फांसी वगैरह की जो सजा होती थी, वो क्या होता था, उससे जो है बहुत ज्यादा पसंद नहीं था। एंड अबॉलिश दूज लाइक म्यूटिलेशन एंड ट्रायल बाय ऑर्डियल। और ये जो म्यूटिलेट कर देना, अंग भंग कर देने जैसी जो सजाएं होती थी, इनको उसने खत्म कर दिया। कॉर्नवालिस वॉज बेटर नॉन एज अ लॉ गिवर देन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। कॉर्नवालिस के बारे में सबसे खास चीज जो कही जाती है वो ये है कि वो जो है कानून बनाने वालों में से था। कानून बनाने वाली प्रक्रियाओं में ज्यादा इन्वॉल्व रहा एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे। विद द हेल्प ऑफ हिज कॉलीग्स, अपने जो उसके जो साथी थे, कॉलीग्स थे, जॉर्ज बार्लो, कॉर्नवालिस प्रिपेयर्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव कोड। तो कॉर्नवालिस ने उनके साथ मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड बनाया था, कवरिंग द होल फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरा क्षेत्र था उसको उसके अंदर रखा था, जुडिशियल, पुलिस, कमर्शियल एंड फिस्कल। तो जो उसमें न्यायिक व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, कमर्शियल जो व्यापारिक व्यवस्था है, फिस्कल जो वित्तीय व्यवस्था होती है, वो सबको भी इसमें इंक्लूड किया था इस कॉम्प्रिहेंसिव कोड में, जिसे किसके साथ मिलकर बनाया था, जॉर्ज बार्लो के साथ। और एक जो उन्होंने बहुत बेहतरीन सुधार किया था वो ये था कि जितने भी ऑफिशियल्स लोग थे, जो भी आधिकारिक वर्ग था, उनको उन्होंने जो है आंसरेबल बना दिया कोर्ट के सामने। यानी कोर्ट कभी भी जो है उन पे सवाल खड़ा कर सकती है, उनके खिलाफ कमेटी बना सकती है और उन्हें जो है जवाबदेह बना दिया ऑफिशियल्स को कोर्ट के मामले में। पुलिस रिफॉर्म्स जो उन्होंने किए उसके बारे में देखते हैं। द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म रिक्वायर्ड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। न्याय व्यवस्था अगर बहुत बेहतर करनी है तो सबसे पहले जो व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए थी वो थी पुलिस की व्यवस्था। द डिस्ट्रिक्ट जज कंट्रोल द पुलिस। जो जिला न्यायाधीश होते थे वो लोग जो हैं पुलिस को कंट्रोल करती थी। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू थानाज और पुलिस सर्कल्स। और प्रत्येक जो जिला होता था उनको दो भागों में, कई अलग अलग थाना में क्या करते थे, विभाजित कर दिया जाता था। पुलिस सर्कल में
जो कि 20 स्क्वायर माइल्स, लगभग 20 स्क्वायर माइल्स के क्षेत्र में होते थे। इट वॉज प्लेस्ड अंडर एन इंडियन ऑफिसर कॉल्ड द दरोगा, और इसमें जो है एक भारतीय अधिकारी को रखा जाता था जिसे दरोगा कहा जाता था, हु वाज एबली असिस्टेड बाय मैनी कांस्टेबल्स। और जो छोटे छोटे जो कांस्टेबल्स वगैरह होते हैं, सिपाही जिन्हें कहा जाता है, उनकी मदद से क्या करता था, वो उन्हें रूल करता था। हाउएवर ये काम करता था। हाउएवर द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट इफेक्टिव। पुलिस का जो संगठन था बहुत ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं था, प्रभावी नहीं था। इन द वर्ड्स ऑफ मार्शमैन, द दरोगा एंजॉयड ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पावर ऑफ एक्सटॉर्शन एंड बिकेम द स्कूर्ज ऑफ द कंट्री। और जो मार्शमैन है उन्होंने इन शब्दों में जो है इसकी भर्त्सना भी की है कि दरोगा जो होता था उसे इतनी अनलिमिटेड पावर दे दी गई थी कि वो सिर्फ लोगों को जो है एक्सप्लॉइट करता था, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाता था, एक तरीके का गुंडा बन गया था पुलिस। और भी कुछ रिफॉर्म्स हैं जिनको हम इसमें कवर करेंगे, तो वो क्या थे। कॉर्नवालिस रिफॉर्म द बोर्ड ऑफ ट्रेड। कॉर्नवालिस ने क्या किया कि बोर्ड ऑफ ट्रेड जो है, व्यापार का जो संघ है, उसको उसने बनाया, विच मैनेज द कमर्शियल इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी। जो व्यापारिक इन्वेस्टमेंट वगैरह होते थे कंपनी के, उसका काम वही संभालते थे। विद द एड ऑफ चार्ल्स ग्रैंट, जिसमें चार्ल्स ग्रैंट की जो है एड जो थी, ही एरेडिकेटेड न्यूमरस अब्यूजेस एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। और इन्हीं की मदद से उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी जो गलत तरीके की जो व्यवस्था प्रचलित थी उस टाइम कंपनी के अंदर जो है, उसको उन्होंने खत्म किया। फेयर ट्रीटमेंट वाज गिवन टू वीवर्स एंड इंडियन वर्कर्स। और जितने भी भारतीय बुनकर्स वगैरह थे और इंडियन जो लेबर्स वगैरह थे, उनके साथ जो है बेहतर व्यवहार किया गया। ही इंक्रीज द रिम्यूनरेशन ऑफ ऑनेस्ट सर्विस। और ईमानदारी से काम करने वालों के साथ जो है उन्हें सही और उचित पैसा मिला और सही व्यवहार भी उन्हें दिया गया। अब एस्टिमेट ऑफ कॉर्नवालिस, थोड़ा जो है एस्टिमेशन देख लेते हैं, समीक्षा कर लेते हैं कॉर्नवालिस की। कॉर्नवालिस ए ब्लू ब्लडेड एरिस्टोक्रेट। कॉर्नवालिस एक जो बड़े राजघराने का जो है व्यक्ति था। ब्लू ब्लडेड का मतलब होता है ब्लडी, मतलब कि मोस्ट रिस्ट पर्सन जो होता है, ये एक तरीके का क्या है, इडियम्स है। वॉज एन अर्डेंट पैट्रियट, और वो क्या था, एक कट्टर देशभक्त था। ही डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज फियरलेसली, और वो क्या होता था, अपने कर्तव्यों को वो बगैर डरे पूरा करता था। एंड हिज लाइफ वॉज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ड्यूटी एंड सेक्रीफाइस, और उसका जीवन जो है कर्तव्य और बलिदान की जो है एक तरीके की चिन्ह बन गया था, संकेत बन गया था। He perceived the danger of Tipu's growing power and curtailed its boldly discarding the policy of non-intervention। और उसे ये समझ में आ गया था कि टीपू सुल्तान की जिस तरीके से शक्तियां बढ़ रही हैं, अगर उसे कर्टेल नहीं किया गया, अगर उसे पीछे नहीं किया गया, तो आने वाले टाइम में ब्रिटिशर्स के लिए जो है इंडिया में रूल करना या ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, और एक प्रशासक के तौर पे, ही कंसोलिडेटेड द कंपनीज पोजीशन इन इंडिया। उसने कंपनी की जो भूमिका थी या कंपनी का जो दर्जा था उसको बहुत मजबूत कर दिया था भारत में। स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ इफिशिएंट एंड प्योर एडमिनिस्ट्रेशन, और उसने क्या किया कि ट्रेडिशन जो इफिशिएंट कर दिया और प्योर एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छे तरीके से प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक ढांचा तैयार कर दिया। ऑल्दो देयर वेयर डिफेक्ट्स इन हिज परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, लेकिन जो उसका जो स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी, जिसे परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू कहा जाता है, उसमें बहुत सारे डिफेक्ट थे, लेकिन एज अ एक्सपेरिमेंट के तौर पे वो बहुत ही जबरदस्त था। हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स वेयर सॉलिड अचीवमेंट, और उसके जो प्रशासनिक और जो न्यायिक जो सुधार थे वो एक बड़ी उपलब्धियों में से गिने जाते हैं। ही मे बी रिगार्डेड द पेरेंट ऑफ इंडियन, उसे जो है भारत के एक जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसका फादर भी माना जाता है, क्योंकि वो बहुत सारी जो व्यवस्थाएं थी उसमें उन्होंने बड़े स्तर पर सुधार किए और नए नए एक्सपेरिमेंट वगैरह किए। सर जॉन शोर जो थे 1793 से 98 में सक्सीडेड कॉर्नवालिस एज अ गवर्नर जनरल एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन वाज अनइवेंटफुल। और जो कॉर्नवालिस के जो नए मतलब कि शासक थे जो उनकी जगह पे आए थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के, तो वो सर जॉन शोर थे जिन्होंने रिप्लेस कर दिया कॉर्नवालिस को। तो आई होप कि आपको एक कॉर्नवालिस और कॉर्नवालिस के जितने भी रिफॉर्म्स रहे हैं, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन को लेके जो उनकी ड्यूटी और सेक्रीफाइसेस रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मैसूर वॉर भी समझ में आएगा। मैसूर जो 4 वॉर है वो हम नेक्स्ट गवर्नर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जो है उसे हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बी विद अस।